एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। ये सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुँचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। ये और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर ये देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरडा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियाँ, खासकर बर्फ की रानी की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहाँ सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरडा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे।
तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरदा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरदा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छः। असल में गेरदा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। वो फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं, और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वो बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरदा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वो गरम कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थीं तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन? बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, ये बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चद्दर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना, बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गेरदा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घिसकता हुआ न मालूम कहां चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरदा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरदा की खिड़की में आई, तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरदा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गईं। गेरदा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए। लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेरदा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गेरदा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेरदा ने सोचा कि शायद ये नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची
जहाँ नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेरडा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेरडा ने सोचा शायद ये जिंदा हैं। वो मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बहाई। फिर उसने गेरडा को उठाकर किनारे उतार लिया। गेरडा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गेरडा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहाँ आ पहुँचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में ये बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन ये दुष्ट नहीं थी। गेरडा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वो उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेरडा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गेरडा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेठ पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेरडा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेठ पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? गेरडा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वो बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेरडा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेरडा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आईं। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे, जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरडा ने उनसे किटी का पता पूछा, तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेरडा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गेरडा के सामने आ बैठा। गेरडा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया। शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहाँ दिखाई दिया?
कौवा बोला, ठहरो बता रहा हूँ। हाँ तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, वह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कराऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कांव कांव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो ये रोटी का टुकड़ा भी दिया है। इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुँचे। वहाँ एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वो कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वो किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने ये भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी, तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया।